बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम सलमान अहमद लाली है और हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ग्रुप के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हमारी आज की जो वीडियो है उसका मौजू मशरक़ वस्ता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस्माइल हानिया जो कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह थे, उनकी तेहरान के अंदर शहादत के बाद से मशरक़ वस्ता के ऊपर जंग के बादल इस वक्त मंडला रहे हैं। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त रिटेलिएटरी अटैक कर सकता है। और यूएस इंटेलिजेंस की जो जराए हैं उन्होंने मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स को ये कहा है कि इट इज़ टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। यानी जो अमेरिकन इंटेलिजेंस थी, दे वर एक्सपेक्टिंग कि इस तरह की कोई रिटेलिएटरी जो अटैक है या जो स्ट्राइक है वो जल्द हो सकती है। लेकिन ईरान की जानिब से अभी तक उस अटैक का आगाज नहीं किया गया। ये कब होगा, इसकी नौयत क्या होगी और इसके असरात क्या होंगे, ये हमारी आज की वीडियो का मौजू है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। वी हैव विद अस मोहम्मद बिलाल फ़क़ार साहब। इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, ऑलमोस्ट दो दिहाइयों का इनका तजर्बा है। इज अ पीएचडी स्कॉलर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। एट द सेम टाइम हमारे साथ बदर जमाल साहब हैं। ही इज आईसीटी एक्सपर्ट, ही इज एन इंडिपेंडेंट थिंकर और इनकी बहुत गहरी नजर रहती है इन तमाम मामलात पर। वेलकम बोथ ऑफ यू सर। थैंक यू। अच्छा, आई विल स्टार्ट विद यू बिलाल साहब। ये सारी की सारी सूरत हाल जो इस वक्त डेवलप हो रही है पोस्ट इस्माइल हानियाज मर्डर, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या यूएस इंटेलिजेंस की जो ये ऑब्जर्वेशन है कि इट इज टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जल्द हो जाएगी या अब तक हो चुकी होगी? देखिए जी, वो पुराने जमाने के अंदर ना ग्रीक्स जो थे, जब जंग पे जाना होता था तो वो इथना के मंदिर पे जाते थे। हालांकि उनका जो खुदा था जंग का वो था एरिस। ग्रीक्स का एरिस। मानना था कि जंग जीतने के लिए विजडम की जरूरत है, वॉयलेंस और रैश होने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल में जो ईरान की इस वक्त पोजीशन है, ईरान इस वक्त एक डायलेमा में फंसा हुआ है। अगर तो वो जवाब देता है तो उसके बड़ा ब्रूटल किस्म की रिटेलिएशन होगी, उसे वो ये सब कुछ जानता है। और अगर वो जो उसने एक प्लेज किया है, एक उसने ऐलान किया है, उनके हाईएस्ट लेवल से ये आया है कि हम हमला करेंगे इसराइल पे। अगर वो हमला नहीं करते सिर्फ इस वजह से कि हम पे रिटेलिएशन बड़ी सख्त होगी, तो एक तो वो अपना ऑनर, एक पर्शियन ऑनर है, आपको पता है कि 5,000 साल पुरानी जो है तहजीब है और ईरानी अपने वो पर्शियन रूट्स पे बहुत ज्यादा फख्र करते हैं। दूसरा एक कमिटमेंट है बीइंग अ शिया रियासत के, एक उनकी कमिटमेंट है कि इमाम ज़माना का ज़हूर होना है। एक रिलीजियस उनकी स्टैंडिंग है और उसकी वजह से भी वो समझते हैं कि उन्हें ये करना चाहिए। फिर आप जानते हैं कि स्ट्रेटेजिकली भी जो आप कहते हैं कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर ईरान इतने दावों के बाद वो नहीं करता तो एक डिमोरलाइजेशन का फैक्टर है जो पूरी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसमें आ सकता है। और तीसरी बात, आप जानते हैं कि ईरान के अंदर बहुत सी फॉल्ट लाइंस हैं, मसलन मुजाहिदीन खल्क हैं, उसके अलावा खुजिस्तान, अजरबैजान, कुर्दिस्तान वगैरह के अंदर जो है आपको पता है कि इंसर्जेंसी का भी एक सामना करना पड़ रहा है, ईरानियन सिस्तान एंड बलूचिस्तान। अगर तो ईरान नहीं करता तो इसको विद इन जो ये एंटी ईरान फोर्सेस हैं एक कमजोरी जो है वो समझा जाएगा। और सेकेंडली आपको पता है कि आज सीरिया के अंदर कुर्द जो मलिशिया है वो प्रो असद और प्रो ईरान जो मलिशिया है उनके दरमियान जंग जारी है। और 81 किलोमीटर के करीब जो स्क्वायर किलोमीटर जो सीरियन हैं और प्रो ईरान मलिशिया उसने कब्जा कर लिया। और वो जो अमेरिका एक कब्जा करके सीरिया में बैठा हुआ है ऑयल फील्ड, उसके भी करीब तक पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल आप सही। देख सकते हैं कि उन्हीं कुर्दिश फोर्सेस को जो इस वक्त ईरान में भी लड़ रही हैं, पीकेके आपको पता है इराक के अंदर है, टर्की के खिलाफ भी लड़ रही है, तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ईरान का जवाब ना देना एक इम्प्लोजन का बायस भी बन सकता है। तो उसकी जवाब होगा। जवाब देगा, जवाब देगा। और मुझे फिलहाल जो लग रहा है कि कल जो है ओआईसी का इजलास भी है, हंगामी इजलास भी है इस पूरे मामले के ऊपर। ईरान जान के जो है तूल दे रहा है मामलात को, उसने दिया, उसकी दो वजूहत थी। एक तो आपने देखा कि कल अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज को पहले 2 घंटे में तकरीबन $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। उसके अलावा जी। यूरोपियन और उसके अलावा जापानीज जो है स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा कि पिछले 40-50 साल में कभी इस तरह नहीं बैठी थी जिस तरह कल हमने देखा वो बैठी।
तो ठीक है। एक खौफ की फिजा कायम है। नेतन्याहू और उसकी काबीना, आपको पता है कि अंडरग्राउंड बिल्कुल सही। छुपे हुए हैं। जो आपका तल अवीव एयरपोर्ट है बिल्कुल अबेंडन हुआ हुआ है, लोग वहां पे आपको नजर नहीं आ रहे, सड़कों पे लोग कम निकल रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकल जो ऑफेंसिव है ईरान की तरफ से, एक जो उसे कहते हैं कि एक हलचल है, उसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक हो रहा है। 40 के करीब एयरलाइंस ने जो है इसराइल जाना से इनकार कर दिया, उन्होंने फ्लाइट्स रोक दी हैं। ठीक है। पैसा गिर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज, कारोबार खराब हो रहा है। एक तो सबसे बड़ी सही। बात ये है, ईरान अचीव कर रहा है कि खौफ की उसने फजा की हुई है, जिसकी वजह से हम, सबसे बड़ी उसकी दलील ये है कि अब इसराइल की साइड से ये खबरें निकाली जा रही हैं कि ईरान पे वो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा या अच्छा, फिर हम खुला पे। थोड़ा सा इस पर दोबारा आएंगे। आई वांट टू इंक्लूड यू बदर इन दिस कॉन्वर्सेशन। बिलाल साहब ने कहा है कि ईरान के लिए हमला करना जो है वो अब लाजिम हो चुका हुआ, और हम जानते हैं कि आयतुल्ला खामनाई साहब का भी बयान इस पर वाज़ह है, और इससे पहले भी हमने देखा कि ईरान के लिए एक डेटरेंस कायम रखने के लिए एक रिटेलिएटरी अटैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले हमने ये देखा था कि जब कासिम सुलेमानी को अटैक किया गया था, उनको टारगेट किया गया था, एंड ही वाज असैसिनेटेड, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ईरान की जानिब से इराक के अंदर कुछ यूएस इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया था, जिसके बारे में ये कहा गया इन द मीडिया कि जी ये बेसिकली उसका जवाब है। वो के ये भी कहा जाता है कि अमेरिकन वर अवेयर ऑफ सच एन अटैक, एंड वो एक फेस सेविंग दी गई। सो व्हाट डू यू रीड इन दिस सिचुएशन? ईरान अटैक कब तक करेगा, या करेगा भी या नहीं करेगा? कैसे करेगा, उस पर हम अगले मरहले पर बात करेंगे। एंड दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिलाल साहब ने बहुत ही तफसीलन जिक्र किया है, डिप्लोमेटिक कोशिशें हो रही हैं इस जंग को खत्म करने की, या इस जंग को अवॉइड करने की। ईरानी वजीर खारजा के साथ मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारजा ने रब्ता किया है, और उसमें उर्दन के वजीर खारजा भी शामिल है, उसमें सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा भी शामिल है, और दीगर ममालिक के वज़ीर खारजा और सफारतकारों ने भी उनसे रब्ता किया है। और अहम बात यह है कि कल का जो OIC का इजलास होने जा रहा है वो पाकिस्तान और ईरान की रिक्वेस्ट पर होगा। What do you think Iran will be able to achieve out of this OIC summit? And first, I want you to, discuss a little bit कि ईरान कब और क्या हमला करेगा भी या नहीं। अच्छा जी, टू बिगिन विद मुझे ये लगता है कि अगर हम इसका एस्केलेशन लेडर के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करें, तो इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें जो एस्केलेशन लेडर में जो सबसे नीचे वाली स्टेट होती है वो डिप्लोमेटिक कंडेमनेशन होती है। तो वो स्टेज तो कब की गुजर गई हुई है, और अभी बहुत सारा एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन इजराइल एंड लेबनान हमने पिछले 24 घंटों में देखा है। और जी। ईरान ने अपनी प्रॉक्सी वॉर की फॉर्म में थोड़े से टीजर्स शुरू कर दिए हैं मिडल ईस्ट के अंदर। इराक के अंदर उन्होंने अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक किया है। इसके अलावा जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला ने काफी बड़ा बिराज ऑफ रॉकेट्स जो है वो फायर किया है, ड्रोन्स फायर उन्होंने लॉन्च किए हैं इसराइल के मेनलैंड के अंदर। तो अगर हम एस्केलेशन लैडर के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इस वक्त हम जो डिप्लोमेटिक जो कंडेमनेशन और मूव्स हैं उससे हम शो ऑफ फोर्स के लेवल के ऊपर जा चुके हैं। और जैसे कि आपको अंदाजा है कि एस्केलेशन लैडर में फिर शो ऑफ फोर्स के बाद देयर इज मोबिलाइजेशन, एंड देन देयर इज कन्वेंशनल वॉर, एंड इवेंचुअली इट्स ऑल आउट अ न्यूक्लियर वॉर, और in this case it could be a bigger global conflict। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि ईरान जो है वो काफी हद तक इसको थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे नीचे ही प्ले करेगा, बिकॉज इस चीज पे हमें डिस्पाइट ऑफ कि हमारे ईरान के साथ एक एसोसिएशन है बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, बट जो उसका नॉन बायस्ड एनालिसिस अगर आप करें तो ईरान की जो कैपेसिटी एंड टू कैपेबिलिटी टू फाइट एंड टू टेक ऑन इसराइल is quite low, अगर Especially उसके in the हिसाब से presence देखा of जाए। US armed forces in the region. Naturally, they have the more powerful allies with them. The Israelis have more powerful alliances. Arab world में भी, और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका उसके साथ है।
तो इसमें जो मुझे बट लगता है कि ईरान जो है इसको बट कैन आई ऐड जी बदर कैन आई जी ऐड बदर के अभी जी रिसेंटली जो खबरें आई हैं बाइडेन जी और नेतन्याहू के आपस में राब्ते की, उसमें जी बाइडेन ने बहुत क्लियरली कहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन ने, जो बाइडेन ने, कि जी हम आपका दिफा करने की हद तक तो जरूर आपके साथ शामिल हैं, लेकिन अगर ये उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा फैल जाता है या एस्केलेट करता है ये मामला, तो वी विल नॉट बी एबल टू अलाइन विद यू in the counter attack on Iran. वेरी ट्रू Americans वेरी ट्रू want to avoid this. वेरी ट्रू। तो उसमें आज जिस तरह आप देखें तो अब जो लेट मी जंप स्ट्रेट टू ईरान स्ट्रेटजीज। तो मुझे जहां पर ये लगता है कि ईरान के पास कोई 3-4 स्ट्रेटजीज हैं जो कि उसने अप्रैल 2024 के अटैक्स में भी शो की थी। पहली तो सबसे बड़ी जो बड़ी स्ट्रेटजी है उनके पास वो प्रॉक्सी और मलेशियाज हैं। जैसे आपको पता है कि ईरान की बड़ी डीप रूटेड प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट के अंदर, लेबनान, The इराक, neighboring सीरिया, countries of Israel. यमन। सो एवरीवेयर there is US presence. Iran is somehow there to challenge them in form of proxy militias. तो ईरान का जो वेपन ऑफ चॉइस है वो प्रॉक्सी मलेशियाज हैं। अभी जो अप्रैल 2024 के अटैक्स हैं उनके बाद अगर हम देखें तो ईरान ने अपने ड्रोन्स को बहुत इफेक्टिवली उसमें यूज किया। उसके बाद ईरान का एक काफी बड़ा मिसाइल आर्सेनल है जो कि तकरीबन 3000 मिसाइल्स हैं ईरान के पास। और जो तीसरी उनके पास एक द बिगेस्ट बार्गेनिंग चिप दे हैव इज देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम। So the nuclear program is quite a hidden tool that they have, और उसको वो उस कार्ड को उन्होंने काफी छुपा के रखा हुआ है और उसको वो एक बिल्कुल आखिरी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे यूज करेंगे। अभी वो कहीं पे डिप्लोमेसी में या किसी जगह पे वो उसको एज ए कार्ड शो नहीं But करते। तो but जी recently it was disclosed and declared by an Iranian official that we have nuclear मिनिस्टर devices. बिल्कुल उन्होंने हिंट्स दिए और डेफिनेटली वो हिंट्स जो है दे नॉट फेक रेटरिक्स और Of कोई course, इस तरह की of वो course. रिटोरिकल नहीं है। सो इट देयर इज अ मीनिंग टू इट। और ठीक है। जो ईरान के गोल्स और मोटिवेशंस को अगर आप देखें तो द मेजर गोल, द मेन गोल दे हैव इज देयर डेटरेंस। और डेटरेंस में क्योंकि अगेन जिस तरह इसराइल ने उनकी डेटरेंस को चैलेंज किया है अगेन एंड अगेन, दिस इज द सेकंड टाइम इन दिस प्रेजेंट ईयर कि इसराइल ने उनकी डेटरेंस को चैलेंज किया है। और मैं आपको यहाँ पर ये बताना जरूरी समझूंगा कि इसराइल के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि दे कैन अवर्ट बीइंग डिटेक्टेड। दे कैन नॉट दे हैव मेनी टाइम्स एक्सरसाइज्ड कि वो ईरान की एयर स्पेस को वायलेट करते हैं और उनकी अक्सर ये एक्सरसाइजेज होती हैं और ईरान के पास उनके F-35 डिटेक्ट नहीं होते हैं। सो इजरायलीज के पास एक अच्छी खासी एक पावर है और ईरान जो है वो उसको थोड़ा सा एक बैकफुट के ऊपर रह के अपनी डेटरेंस को प्रोटेक्ट करना है। और डेटरेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए द बेस्ट टूल दे हैव इज टू हैव अ प्रॉक्सी वॉर, सो दे वोंट गो काइनेटिक। This war ठीक है। won't escalate to that ठीक है। level. ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जैसे बदर ने बताया कि मुख्तलिफ सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब आते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इन ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करें, और बदर का ख्याल ये है कि काइनेटिक रिएक्शन नहीं होगा बल्कि अनकन्वेंशनल वॉर होगी थ्रू इट्स प्रॉक्सीज। अब ईरान की प्रॉक्सीज हैं सीरिया के अंदर, they are already preoccupied, but some of them might be available for this task. They might target adjacent area, Golan Heights वगैरह। Then there are proxies in Iraq. Then there is a huge powerful proxy in Lebanon. ये तीनों जो proxies हैं और इन तीन ममालिक के अंदर हैं जो कि नेबरिंग कंट्रीज हैं ऑफ इसराइल। एक तो ये हमारे पास होगा, उसका इम्पैक्ट किस हद तक वो अचीव कर सकते हैं। बिकॉज देखें, मेरा जो सवाल पूछने का मकसद है वो ये है कि ईरान की सिक्योरिटी ब्रीच हुई, उसकी दे वर अटैक्ड इन द हार्ट ऑफ ईरान,
तेहरान के एक सिक्योर रेड जोन के अंदर एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शख्सियत को टारगेट किया जाता है और उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी अगर माजी की तरफ ही सेविंग के कोई जैसे मामलात ईरान के रहे हैं, चाहे वो अप्रैल वाला अटैक हो या उससे पहले अमेरिकी इंस्टॉलेशंस को अटैक करना हो एज अ रिटेलिएशन टू कासिम सुलेमानीज अटैक। हाउ डू यू रीड, हाउ डू यू थिंक दैट ईरान विल रिटेलिएट? पहली बात तो ये है कि कभी भी आप प्रॉक्सी से डेटरेंस कायम नहीं करते, ट्रू। ठीक है ना। प्रॉक्सीज कभी भी डेटरेंस कायम नहीं करती हैं। प्रॉक्सीज जो है आपके दुश्मन को एंगेज जरूर कर सकती हैं, डेटरेंस कायम नहीं कर सकती। डेटरेंस के लिए आपको एक कदम उठाना होता है। पहली बात तो ये ठीक है। एक सिंपल थ्योरी के मुताबिक। दूसरी बात ये है कि अभी आपने जिक्र भी किया कि ईरानियन एक सफीर ने, जूनियर सफीर ने 2 दिन पहले ये बयान दिया कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, बस अभी तक हमने उसका ऐलान नहीं किया है। बड़ी एक हम्म। जरूरी बात है। अच्छा, एनरिचमेंट जो है, न्यूक्लियर जो है एनरिचमेंट का आपको पता है बनाया है या नहीं बनाया, लेकिन जिस हद तक वो पहुंच चुका है, डर्टी बॉम्ब कम से कम उस वो एटलीस्ट अवेलेबल है। जब वो चाहे उसने बहुत लोअर यील्ड का कोई बना। न्यूक्लियर डिवाइस बना सकते हैं। अच्छा, एंड फॉर इसराइल जब छोटा मोटा आप बॉम्ब भी काफी ऐलान रहता है। करते हैं ना, आपको पता है न्यूक्लियर का ऐलान करना बेसिकली सैंक्शंस को खींचने वाली बात होती है। जब आपका एक वजीर एक बयान के हम्म। अंदर ये क्लेम कर रहा है कि हम 10 के करीब, 10 से 15 बना चुके हैं, तो इसका मतलब ये कि आप काइनेटिक जवाब देना चाह रहे हैं, प्रॉक्सी जवाब नहीं देना चाह रहे। आप एक कम्युनिकेशन, क्योंकि जब डेटरेंस होता है ना, जब न्यूक्लियर डेटरेंस को जो हमने पढ़ा उसकी 3 स्टेजेस होती हैं: कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, और उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन। अच्छा, हम्म। कम्युनिकेट आप करते हैं कि जी मेरे पास है। अब कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी है, और कैपेबिलिटी उन्होंने कहा कि है टेस्ट हमारे के पास। जरिए अब आती है। क्रेडिबिलिटी क्या है? मिसाइल, मिसाइल आपको पता है। अच्छा, इसमें एक बहुत नहीं, उसके लिए टेस्ट भी तो होता है ना, न्यूक्लियर डिवाइस का वो टेस्ट भी जरूरी तो नहीं, आपकी वो जरूरी क्रेडिबिलिटी नहीं को है। आपने एस्टेब्लिश करता है ना। देख, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो है कोल टेस्ट किया था, ठीक है। अब कोल टेस्ट कैसा होता है वो इंडिया को नहीं पता था, लेकिन मुशाहिद के जरिए जो है एक इंफॉर्मेशन निकाली गई, आपका डेटरेंस कायम हो गया। उन्हें पता था ये काम कर रहे हैं, आप ये अचीव कर चुके होंगे, कुलदीप नायर के जरिए। पता। ब्रास टैग जो है इंडिया का एक मेजर अटैक जो है वो रुक गया। अच्छा, अब जो है आपको पता है कि 2 दिन पहले रशियन जो डिफेंस मिनिस्टर है वो ईरान में थे, और हम्म। IL-27 जो उनका एयरलिफ्टर है, धड़ाधड़ लेके आ रहा था। और आज एक जो है खबर जो ट्विटर के ऊपर सामने है वो ये कि उन्होंने SU-35 भी मांगे हैं, गालिबन जी जी। जो रशिया से। ठीक है, इसका मतलब ये कि काइनेटिक एक्शन लेना चाह रहा है। फिर मैं वो कहूंगा कि डेटरेंस प्रॉक्सी से नहीं आता, उसके लिए आपको अपना मसल बिल्कुल शो सही। करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल प्रॉक्सी आपकी नहीं है, वो तो कोई और है। तो आपका असल जो है, आपके जो नेशनल जो पावर है, बेसिकली वो डिस्प्ले सही। करनी होती है। और वो डिस्प्ले किस तरह होगी? काइनेटिकली। सही। अच्छा, अभी तक हमें अच्छा, मैं इस पर ना आई वुड लाइक टू टेक कमेंट्स ऑफ बदर आल्सो। ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट उठाया है कि जो डेटरेंस होती है वो कन्वेंशनल मींस से ही होती है। बदर या न्यूक्लियर। रशिया का मेंशन इन्होंने किया। आपने बताया कि इसराइल के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो ईरानियन एयर स्पेस को वायलेट कर सकते हैं वायलेट कर सकते हैं। और अनडिटेक्टेड। तो what if Russia, without declaring it publicly, transfers or provides, S-400 to Iran and also Su-35? अभी अच्छा, Are, इसमें नहीं है, वो तो पहुंच चुके जी, हैं पहले। सिकंदर जो है 6 मैक पे जाता है, हाइपरसोनिक जो है, उसकी तो कई बैटरीज आ चुकी हैं जो। ओके, राइट। जी अच्छा, जी। इसमें जो मेरी मेरी राय है वो बिलाल भाई की बात टेक्निकली इट इज वेरी करेक्ट। लेकिन आपने जब उसका रियल वर्ल्ड एनालिसिस करना होता है तो फिर आपको चीजें जरा डिफरेंट तरीके से देखनी होती हैं। सो एक तो हमें इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ईरान क्योंकि ऑपरेट कर रहा है मिडल ईस्ट में थ्रू इट्स प्रॉक्सी रिजीम्स, ठीक है। मलेशियाज, तो ठीक है। it is an extension of Iran's power. It is an extension of Iran's arms in the Middle East. So it's not like कि आप हर दफा you go on ground with your forces.
ईरान की एक स्ट्रेटजी है, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी इन मिडल ईस्ट, कि वो अपने घर में बैठ के दे आर कंट्रोलिंग 3 or 4 states. I mean, they have a control over Lebanon. लेबनान इन अ सेंस के हिजबुल्लाह के जितने भी शिया फैक्शंस हैं उनको वो कंट्रोल करते हैं. इराक के अंदर शिया पॉपुलेशन एंड शिया मलेशियाज, उनको वो कंट्रोल करते हैं. इसी तरह यमन के अंदर देयर इज अ पार्ट ऑफ मलेशियाज जिनको वो कंट्रोल करते हैं. तो अगर आप देखें तो ये सारी एक्सटेंशन टू ईरान आर्म्स है. सो इन दैट केस ये जो प्रॉक्सीज हैं ये सब ईरान की डेटरेंस ही है, और ईरान को इस सारी प्रॉक्सी वॉर को चलाने के लिए इन सबको फ्यूल करना होता है, इनको आर्म्स प्रोवाइड करने होते हैं, और वो कर रहा है. तो अभी भी जो मेरा अंदाजा है, मेरी राय है, वो ये है कि ईरान डेफिनेटली अपने अपने आर्सेनल को जिस तरह अप्रैल 24 में उसने यूज किया है वो यूज करेगा, मिसाइल्स को यूज करेगा, वो अपने ड्रोन्स को यूज करेगा. बट एट द सेम टाइम जो उसका जो फसाड है वो लेबनान की प्रॉक्सी हिजबुल्लाह होगी, और एक तरफ से जो अमेरिका को टेक ऑन करेंगे वो हुतीज हैं. तो इस तरह से ईरान जो है वो ऑपरेट करता है मिडल ईस्ट में, विच इज वेरी डिफरेंट, विच इज लाइक इसकी आपको कोई दुनिया में कोई रीसेंट मिसाल नहीं मिलेगी कि एक ऐसा मुल्क जो कि बहुत पावरफुल और माइटी नहीं है लेकिन उसके बावजूद एक रीजन को इस तरह से अफेक्ट कर रहा है थ्रू इट्स प्रॉक्सीज. सो वो इनडायरेक्टली ईरान की डेटरेंस है. अगर उनको कुछ होता है या ईरान को कुछ होता है तो वो दोनों अफेक्ट होते हैं. They're linked with each other. अच्छा, थैंक यू बदर फॉर योर इनपुट इन दिस, एंड जो आप कह रहे हैं वो इट मेक सेंस. अच्छा बिलाल साहब, वाकया इस तरह का हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल आया है और उसने हिट किया है इन अ कंपाउंड जहां पर इस्माइल हानिया वाज रिजाइडिंग व्हेन ही वाज असैसिनेटेड. ठीक है, तो अब इजराइल ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, इजराइल ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली. हिजबुल्लाह के खिलाफ जो उनकी कार्रवाई हुई बैरूत के अंदर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इजराइल ने ले ली है, लेकिन ईरान की कार्रवाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक उन्होंने कबूल नहीं की. अब एक डिबेट है जो अमेरिकन मीडिया ने शुरू की कि जी 2 महीने पहले जो है जहाँ पे इस्माइल हानिया था वहां पे बारूद लगा दिया गया था जिसको बाद में उड़ाया गया. ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल गेम खेली जा रही है कि अगर तो ये मिसाइल लगा है तो फिर तो ये एक्ट ऑफ वॉर. ठीक है, और इसीलिए आपने न्यूयॉर्क टाइम जैसे अखबार को देखा कि उसने ये स्टोरी ब्रेक की 2 महीने पहले. यार आपके फरिश्तों ने बताया था कि जो है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा, उसके बाद जो है नए सदर का जब होगा ओथ सेरेमनी के लिए जो है इस्माइल हानिया इधर आएंगे और वो इसी कमरे में ठहरेंगे, और 2 महीने पहले आपने लगा दिया. ये सिर्फ एक दिमागों को जो है ना मुंतशिर करने के लिए, सोचों के लिए कि नहीं जी ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं था कि कोई चीज आके टकराई है. लेकिन ईरानियों ने जो तहकीकात की हैं उसके बाद आपको पता है कि 40 के करीब अफसर भी पकड़े हैं और कुछ ऑफिशियल्स को भी पकड़ा गया है जिनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने इसराइल के साथ ऑफ कोर्स के ह्यूमन इंटेलिजेंस दी गई है वहां पे, जिसके ऊपर जो है ये सारे का सारा वाकया हुआ. तो मैं ये समझता हूँ कि बूट्स ऑन ग्राउंड की जो आपने बात की है, कि बूट्स ऑफ ग्राउंड ऑन ग्राउंड जो है इसराइल अभी तक गजा के अंदर कोई खातर जो है नहीं कर सका. हालांकि पूरा गजा उन्होंने लटा दिया है, पूरा उसको मलबे का ढेर बना दिया है. इसराइलीज के अंदर वो नहीं है, एंड जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भी तो नहीं है ना ईरान एंड इजराइल. उसके अलावा भी मैं बता दूं कि अपने फौजियों को उतारना, दलदल के अंदर फंसाना है. ठीक है. अच्छा, I want to move on to the next phase of our conversation. Let's suppose कि ईरान इस तरह की कार्रवाई करता है जिसमें दे टारगेट अ हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी विद इन इसराइल और वो उसे असैसिनेट कर देते हैं, या एटलीस्ट दे ट्राई टू. As a result, obviously, Israel would consider it to be an act of war, and definitely it would be imperative for them, and they would be compelled to respond to that. एंड ये सिचुएशन आगे जाते जाते मुझे एस्केलेट होते हुए एक हद से ज्यादा बढ़ते हुए और आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई देती है. मे बी नॉट नाउ, बट in the next few months we can see such things happening in the region,
and it may result in the involvement of bigger forces जो दुनिया की हैं, उसमें रशिया is number one. आपने पहले बताया कि रशिया ने ऑलरेडी इन्हें एमिनेशंस एंड आर्म्स एंड एमिनेशंस प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं, एंड दे आर इन क्लोज कंसल्टेशन विद ईरानियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट. क्या जंग अजीम सोएम के हम दहाने पर खड़े हैं? क्या आज से चंद माह या 1-1.5 बरस के दौरान जंग अजीम सोएम का आगाज हो सकता है? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू फर्स्ट, बिलाल साहब, एंड देन आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन टू बदर साहब. बस भैया, अगर इस वक्त आप दुनिया की हालत देखो तो बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले के हालात जो है ना वो आपको सामने नजर आ रहे हैं. अगर आप अभी फिलहाल के हालात में देखें तो जो हालात बनते जा रहे हैं, अमेरिका डूब रहा है और डॉलर तो उसका डूब ही रहा है. आपको पता है जिस तरीके से यूरोप को अफ्रीका से निकाला जा रहा है, जो उनका मेन बेस है जहाँ से वो गोल्ड और बाकी जो है यूरेनियम वगैरह लेके जा रहे हैं, और वहां पे बगावतें आ रही हैं. वो एक दूसरे के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं कि इनको निकालो. अब वो खुलम खुला बात कर रहे हैं. अमेरिका वहां से विड्रॉल के ऊपर है. दूसरी तरफ आप चले जाएं चाइना. चाइना इकॉनमी में बाकी चीजों के अंदर अमेरिका का इस तरह चैलेंज दे रहा है कि अब पैक्स अमेरिकाना के बारे में बात करना भी एक बेवकूफ़ी समझा जा रहा है. फिर ब्रिक्स जिस तरीके से एक चैलेंज बन रही है. फिर उसके बाद एक रूल बेस्ड ऑनर जो है ऑर्डर नाम का एक मजाक हमारे साथ किया गया और हमें बार बार बताया गया कि अमेरिका चाहता है रूल बेस्ड. अभी आपने कल वो क्या नाम है जो स्टेट डिपार्टमेंट की सुनी होगी क्लिप, जरूर देखा होगा कि वो इस्माइल हानिया को मारना जो है वो तो कंसिडर करता है कि वो इसराइल का राइट था, लेकिन ईरान अगर स्ट्राइक बैक करता है तो वो ईरान का राइट नहीं है, हालांकि ईरान की सॉवरेनिटी हुई है. तो रूल बेस्ड ऑनर बिल्कुल खुल के सामने आ गया है कि इसका मतलब अमेरिकी और वेस्ट की बदमाशी और मनमानी. तो दुनिया ये ठीक है. बहुत पहले से जानने लग गई थी, इसीलिए हमने ब्रिक्स को एकदम एक्सपैंड होते हुए देखा है. हमने एकदम देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर प्रो चाइना और प्रो रशिया जो फीलिंग्स जो आज से आपको शायद 5-6 साल पहले उस तरीके से नहीं नजर आती थी, अब वो आपको नजर आ रही है. तो आ इन रही. तमाम चीजों को देखते हुए अमेरिका को ये समझ नहीं आ रही. अब अभी मैं थोड़ी देर पहले एक देख रहा था कि ब्लिंकन ने फिर पीस की तरफ बड़ी तवज्जो दी है और उसने कहा है कि पीस होना चाहिए, ईरान को नहीं मिल मिला के होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ब्लिंकन और अमेरिका ये जानता है कि इसराइल एक ऐसे ट्रैप में फंसाने जा रहा है कि अगर उसके बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं, अमेरिका इन्वॉल्व होता है, तो उसको लेने के देने पड़ सकते हैं. 22 से 25 जो बेसिस हैं वो खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि फिर तो रेजिस्टेंस होगी ना भाई. ठीक है, आप ईरान को तबाह भी कर देंगे, लेकिन ईरान के तबाही के सही. बाद भी जो वो एक क्रिसेंट है, वो जो एक ठीक है. अरब स्ट्रीट है, क्या वो माफ कर देगी? ये देखते हुए कि गजा का क्या हाल किया है. अच्छा, गजा में तो हमास थी, वेस्ट बैंक में भी हमास थी, जो जहां ठीक पे है. आप जब चाहते हो जानवरों की तरह लोगों को मारने लग ठीक जाते है. हो. तो रिटेलिएशन सख्त है. सही. अच्छा बदर, आई वांट टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन. डू यू सी वर्ल्ड वॉर 3 हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर? अगर शॉर्टली आप बता सकें so that we can ask नॉट him. नॉट नॉट इन नियर फ्यूचर, नॉट इन नियर फ्यूचर. अभी क्योंकि अमेरिका का जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत बुरी तरह से शटर हो चुका है. दुनिया इस वक्त मल्टीपोलैरिटी की तरफ चली गई है. आज से कुछ माह पहले या 1 साल पहले हम ये सोच रहे थे कि शायद दुनिया मल्टीपोलर हो जाए या इट विल टेक सम टाइम, बट नाउ इट इज प्रैक्टिकली अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. So it Don't is you not a see unipolar that world. this can be one of the reasons for the World War 3? देखिए, वर्ल्ड वॉर के जो है ना बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं. उसमें जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है दैट इज द इकोनॉमिक फैक्टर. तो जब जब भी कोई इस तरह की बड़े स्केल की वॉर्स होती हैं तो उसके पीछे कुछ इकोनॉमिक मोटिव्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद फिर कुछ कुछ मोटिव्स होते हैं. तो जो वर्ल्ड पावर्स होती हैं उनके कुछ मोटिव्स होते हैं. जैसे अमेरिका है, उसका एक वर्ल्ड ऑर्डर, एक सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है दुनिया के अंदर, जो कि एक इकोनॉमिक पावर के तौर पे भी है, एक मिलिट्री नहीं. माइट के तौर पे भी है. But I अब want to उसको जब interrupt वो you. चैलेंज. जी I want to interrupt you here. Let me जी play जी devil's advocate. I am जी not a proponent world wars and all of that, but I just want to जी play devil's advocate here, just for the sake of argument. For example, you जी जी see के जो रशिया के साथ क्या किया जा रहा है since हम्म. they invaded Ukraine. ठीक है, रशिया भी यूक्रेन. बड़ी बुरी तरीके से फंस चुका हुआ है. They were unable to fulfill their
they were unable to achieve their military objectives Ukraine के अंदर, and they hold West and America responsible for that. So there is a resentment within Russia also, Russian establishment. दूसरी तरफ आपको पता है कि इकोनॉमिक मोटिव अमेरिका का क्या हो सकता है if they somehow try to disturb Chinese economy, ठीक है, and they are preparing Taiwan for that. अगर इस तरह की कोई जंग होती है मिडल ईस्ट के अंदर, डोंट यू थिंक कि उससे पूरी दुनिया की, बिलखुसूस जो पावर हाउस है इकोनॉमी का पूरी दुनिया का, वो चाइना है अभी तक, और उसको जो ऑयल की सप्लाई है वो डिसरप्ट होगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे विल बी फोर्स्ड टू प्ले सम रोल. मैंने ये देखा है इन माय अंडरस्टैंडिंग, जो वर्ल्ड वॉर्स होती हैं वो एक डोमिनो इफेक्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन थिंग एंड इट लीड्स टू अनदर, एंड उसके बाद इवेंचुअली सर्टेन कंट्रीज आर लेफ्ट विद नो चॉइस. डोंट यू थिंक के दिस कैन बी द रीजन ऑफ अ वर्ल्ड वॉर? बिकॉज हम सिर्फ अभी अमेरिका के ऑर्डर को देख रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश्ड बाय अमेरिका फॉलोइंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, लेकिन अब उस थीसिस का एक एंटायर थीसिस भी सामने आ चुका है, वो है रशिया एंड चाइना. ऑब्वियसली इवन इफ दे डू नॉट विश टू बी एम्ब्रॉयडर्ड इन वॉर, लेकिन दे वुड स्टिल काउंटर पंच तो डिलीवर करेंगे टू अमेरिका. This is what I am asking, कि in the near future, in a year or so, or maybe in 2-3 years, do you see such a thing happening? देखिए पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल यू कैन नॉट रूल आउट व्हेन यू हैव टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड, लाइक वन इन यूक्रेन right on the verge of Europe and the other one in the Middle East. So you can always expect that domino effect and that chain reaction that can go into a meltdown state at any time. तो वो एक ऐसा चेन रिएक्शन होता है जो कि वो अनस्टॉपेबल होता है. फिर आपकी कोई डिप्लोमेसी और कोई चीज भी, वहां पर कोई रूल्स जो हैं, वो नथिंग कैन स्टॉप दैट रिएक्शन. ठीक है. सो पीपल, देयर आर मेनी फॉल्ट लाइंस अराउंड द वर्ल्ड, और वो they're ready to be exploded at any time. So this always has the potential. Any war has the potential to grow into a bigger today's world. Exactly, especially in today's world. And Middle East is going to be a theater of war, definitely. और हमारी prophecies भी इसी की तरफ वो डायरेक्ट करती हैं, और बहुत सारी ऐसी जो establishments हैं, और जो placement of American military, and the focus of war is always in the Middle East. So the theater of war will be Middle East. ठीक है. अच्छा बिलाल साहब, मेरा ये गुमान है कि वर्ल्ड वॉर 3 कैन हैपन वेरी सून, ठीक है, अगर ये हालात हो चुके. चलें, अगर वो शुरू हो चुकी है तो हम अब जरा उसके असरात के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. आप अपनी बात भी उसमें ऐड कर दीजिएगा. जी जी प्लीज. मेरा कमेंट ये है कि चाइना इस वक्त बड़ा अक्लमंदी से साइड पर बैठा हुआ है. एक साइड पर रशिया ने एंगेज किया हुआ है, ऑब्वियसली अमेरिकन पैसा, अमेरिकन वेपन्स आया हो रहे हैं. दूसरी तरफ यहाँ पे इसराइल एक ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि वो मिडल ईस्ट, जहाँ पे सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के मुखालिफ थे, आज ईरानी सफीर जो है उधर जा रहा है. सऊदी सफीर जो है हानिया के शहादत के फौरन बाद फोन कर रहा है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर को, तो करीब ले आया. ठीक है, क्योंकि चाइना वॉर से दूर रहना चाहता है, पसंद करता है, और इन्वेस्टमेंट और कारोबार की तरफ दे रहा है. इसी वजह से उसने पूरी दुनिया के अंदर दोस्त जहाँ पे जीते हैं, वहां पे अमेरिका ने अपने दोस्तों को चाइना की वजह से हारा है, चाइनीज पॉलिसी की वजह से. जो वर्ल्ड वॉर है, ये फ्रस्ट्रेशन जो है, अमेरिका इस वक्त क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, जो है उसे बार बार जो है नेतन्याहू को यह एहसास दिला रहा है कि भाई इस दफा रुकवा देंगे, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, अगली दफा ना हमसे एक्सपेक्ट करना. क्यों? क्योंकि वो ट्रैप में नहीं आना चाह रहा. अमेरिका को पता है कि 98% डेब्ट टू जीडीपी उनका रेशियो पहुंच चुका है, पैसा उनके पास नहीं है. अंदर जो है, इससे पहले कि वहां पे रियासतों के अंदर खुद गोरा काला और बाकी जो उनके मसाइल हैं, इम्प्लोजन का जो है वक्त जो है वो शुरू हो, एक कैफियत शुरू हो, तो वो चाहते हैं कि यार कोई चीज रुके, कुछ बेहतरी आए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे. अगर एक चीज आप, ट्रंप बार बार कह रहा है कि डीप स्टेट को मैं कंट्रोल करूंगा, तो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकन डीप स्टेट है ना, उसकी तरफ देखा, उसकी इस बयानिए को जो है लोग पसंद भी कर रहे हैं. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब अमेरिकन को भी ये समझ आ गई है कि हमारी जंगों की वजह से कुछ का फायदा हुआ एलीट का, लेकिन एज अ होल अमेरिकन सोसाइटी आज सफर कर रही है.
अच्छा, एक तो बिलाल साहब हमने किया सिनेरियो डिस्कस के फॉर एग्जांपल उसको थ्रेशोल्ड के अंदर रहते हुए रिस्पॉन्ड करेगा, which makes sense obviously. Any sovereign country would like to avoid such an event जहां पर उसकी इकोनॉमी, उसकी मिलिट्री मुकम्मल तौर पर क्रश हो जाए. सो इरानियंस, जैसा कि आपने अपने आगाज के जो गुफ्तगू है उसमें कहा कि एक डायलेमा का शिकार है. लेट्स सपोज के वो थ्रेशोल्ड से बाहर निकल जाते हैं मामलात. जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम ये कह रहे हैं कि अगर ये वाइडर रीजन के अंदर फैल जाती है जंग, इसके अंदर दीगर ममालिक जो हैं वो शामिल होने पर मजबूर हो जाते हैं, तो फिर आप ने एक पिछले अपने जवाब में एक बड़ी अहम बात कही थी कि जो गल्फ के हुक्मरान हैं उन्हें उनने उनके लिए अपने इक़्तिदार को बचाना और इसराइल की मदद करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लोकल सेंटिमेंट जो लोगों का है. अब आप जरा मुझे बताएं फर्दन फर्दन, अगर हम ममालिक की बात कर लें मिडल ईस्ट के अंदर, स्टार्टिंग विद सऊदी अरेबिया बिकॉज ऑफ इट्स geographical proximity with Iran and UAE, what would happen to these countries soon after that, and then we can move on to Sham and Lebanon और इराक तक हम उसे डिस्कस कर लेते हैं. सर, अगर आप मुख्तसरन हम मुझे बता सकें कि मेरा व्हाट डू ख्याल यू है फील कि अबाउट दीस सऊदी थिंग्स. अरब बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि उसकी फिलहाल पॉलिसी यही है. वो ईरान के लिए हमदर्दी जरूर हमें एक नजर आ रही है. इस दफा पहली दफा सऊदी अरब में वो नहीं चाहेंगे कि वो इसके अंदर ठीक है, दरमियान में आए. आप गल्फ को कह रहे हैं कि दे विल स्टे न्यूट्रल. गल्फ का जो रीजन है जिसमें बहरेन, ज्यादातर न्यूट्रल यूएई, ये न्यूट्रल है. सारा रहेगा. मेरे ख्याल में ठीक है. न्यूट्रल है. अच्छा बिलाल साहब, यू वर सेइंग कि जो गल्फ है वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा, सिचुएशन को खराब होने से बचाने की कोशिश करेगा, और हम देखेंगे कि कल वो उसके लिए क्या करते हैं ओआईसी के इजलास में. बाकी मिडिल ईस्टर्न और नॉर्थ अफ्रीकन जो रीजन है वो उसका क्या अपोजिशन देखते हैं, अगर आप मुख्तसरन हमें बता सकें. सिंपल सी बात है. आपको पता है कि पेट्रो डॉलर से पेट्रो रिमिडी हो गया, यानी कि पेट्रो यूएन हो गया है. चाइना और रशिया के साथ भी ये जीसीसी कंट्रीज के बड़े अच्छे ताल्लुकात. वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो डायरेक्ट हिट कर रहा हो. अ, चाइना और रशिया का जो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म के वो मेंबर भी हैं, जो उसके मंशूर या उनकी सोच के अगेंस्ट जाता हो. पहली बात होगी. इजिप्ट का आपको पता है कि इजिप्ट पीछे हट गया है. उसके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे. जॉर्डन को की तरफ से भी ये खबरें आ रही हैं कि वो भी न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, कि क्योंकि इतना बड़ा जुलूस कुछ दिन पहले निकला है खुद अमान के अंदर, जॉर्डेनियन कैपिटल के अंदर. इसी तरीके से आप नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, लिबिया तो आगे आपको पता है कि इस वक्त खाना जंगी का शिकार है, तो उसको तो आप भूल जाए. सूडान जो है वो आपको पता है प्रो है, और अभी उन्होंने रशिया को एक नेवल बेस भी दी है, मुआहदा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट नेवल बेस होगी. तो एज अ होल जो है आपको जो नजर आएगा, टर्की जो है, टर्की क्योंकि अर्दवान की खुद पिछली दफा भी बात हुई थी, जो पार्टी है उसकी बुनियाद अखवानुल मुस्लिमीन की आइडियोलॉजी के ऊपर है, और हमास भी अखवानुल मुस्लिमीन की ऑफशूट है. तो वहां पे टर्की की तरफ से भी आपको मिलेगा. सीरिया तो वैसे ही अलायंस के अंदर है. तो मेरे ख्याल में इसराइल को जो सपोर्ट मिलेगी इस पूरी जंग में, वो सिर्फ यूरोप से मिलेगी. मुस्लिम सही. उसके लिए. सही. ठीक है. अच्छा बदर, मेरा आपसे सवाल यह है कि व्हाट हैपेंस अगर इस तरह की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो पाकिस्तान का क्या होना चाहिए. आपने रिसेंटली यरूशलेम पोस्ट में एक खबर पढ़ी होगी कि किसी सऊदी सोर्स से अखबार ने कोट किया कि जी पाकिस्तान ने कमिट कर लिया है विद ईरानियंस के हम उन्हें मिसाइल्स प्रोवाइड करेंगे. आई हाईली डाउट दैट न्यूज. आई रियली डू नॉट बिलीव दैट. मुझे वो खबर पढ़कर भी थोड़ा सा लग रहा था कि वो गलत है, लेकिन बहरहाल इस तरह का र्यूमर मिल शुरू हो गया है. मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ मुख्तसरन कि पाकिस्तान को क्या अपनी फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू मिडल ईस्ट फॉलोइंग दिस होल थिंग. पाकिस्तान आपको पता है कि थोड़ा सा पैसिफिस्ट माइंडसेट के साथ चलता है. तो मुझे ये लगता है कि जो हमारी एफर्ट्स होंगी वो नेचुरली डी एस्केलेशन की तरफ होंगी. अमेरिकन्स आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर डी एस्केलेशन नाउ. अभी मैं ट्विटर के ऊपर देख रहा था और भी मुख्तलिफ सोर्सेज के अंदर, न्यूज़ के अंदर अब ये चीज़ हो रही है कि बहुत तेज़ी से डी एस्केलेशन की तरफ एफर्ट्स हो रही हैं. तो मुझे लगता है कि somehow Iran will get another yellow card for a face saving probably. और वो एक छोटा मोटा उसी तरह के बैराज ऑफ ड्रोन्स
और कामाकाजीज और 2-3 बैलिस्टिक मिसाइल्स और इस तरह करके तो उसको वो शायद इवेंच कर लेगा। और जिस तरह बिलाल साहब ने फरमाया था कि वो एक पॉसिबिलिटी, जैसे आप भी बता रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि वो एक टारगेट, एक हाई वैल्यू टारगेट इसराइल के अंदर हिट करके तो वो कोई उसके ऊपर एक फेस सेविंग वाली बात हो जाए और ये सारे का सारा जो है ये डी एस्केलेशन हो जाए। तो मुझे लग रहा है काफी चांसेस यही हैं कि ये डी एस्केलेशन हो जाए। बहरहाल थैंक यू वेरी मच बदर टू यू एंड जनाब, बिलाल साहब, आज हमारा जरा रोल रिवर्सल हो गया। पहले आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द पैनल, लेकिन आज आई स्पेशली रिक्वेस्टेड बिलाल साहब कि मुझे आप एज अ मॉडरेटर रखें बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। सो इंशाल्लाह हम आइंदा आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और सिचुएशन लम्हा बल लम्हा डेवलप हो रही है, तब्दीली इसमें आ रही है। अभी हमने देखना है कि OIC के इजलास के नतीजे में क्या सिचुएशन निकलती है और उसमें मुख्तलिफ ममालिक के क्या स्टांसेस हमारे सामने रहते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पर। इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे और हमारी ख्वाहिश और हमारी कोशिश यही होती है कि आपको इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, मिलिट्री अफेयर्स और दुनिया में हो क्या रहा है और आगे क्या होगा उस हवाले से आपको गुफ्तगू सुनवाएं और आपकी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश करें और ख़ुद भी कुछ सीखें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप इस डिबेट में शामिल होना चाहते हैं, द बेस्ट वे टू डू इज़ टू राइट कमेंट्स एंड वी विल ट्राई to include some of your comments in the next videos. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे सलमान अहमद लाली को, बिलाल इफ्तिखार साहब को और बदर जमाल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Support Strategic Analysis Group by subscribing the channel and liking the videos.